स्वागत है आप सभी साथियों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, क्योंकि काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें हमने सेलेक्ट किए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखिए जल के साथ सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो धातु होती है वो होती है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करती है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 है, इस्पात में कितना % कार्बन होता है। तो इस्पात में सामान्यतः 2% कार्बन होता है, लेकिन इसको ज़रूरत के हिसाब से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर हमें ज़्यादा हार्ड स्टील चाहिए होता है तो हमें कार्बन की परसेंटेज जो है बढ़ानी पड़ती है, और थोड़ा सॉफ्ट चाहिए होता है तो कार्बन का परसेंटेज जो है घटाना पड़ता है। सामान्यतः 2% होता है, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 3 है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो शरीर का जो रक्तदाब है वो स्पिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन 30 का राइट आंसर हो जाएगा स्पिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन 4 है, छींकने से दिल की धड़कन कितने सेकंड के लिए रुक जाती है और फिर जारी रहती है। तो ये तकरीबन 1 सेकंड के लिए होता है, जो कि बहुत ही कम समय होता है। जब हम छींकते हैं तो 1 सेकंड के लिए हमारा हृदय रुक जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। ऑप्शन है न्यूट्रॉन, बीटा किरणें, अल्फा किरणें या गामा किरणें। तो देखिए इन सभी ऑप्शंस में गामा किरणों की वेधन क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6 है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक होता है। जो धातुएं होती है ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक होती है, इस वजह से खाना बनाना या हीट ट्रांसफर की जितनी भी चीज़ें होती है वो हम धातु के बर्तन में कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक कैसे होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और कथनांक कैसे होते हैं, तो ये होते हैं काफ़ी उच्च। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ऑप्शन से भोजन का पचना, अवक्षेपण, श्वसन या दहन। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है जुड़ता है। ठीक है, तो भोजन के पचने में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, दहन में भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अवक्षेपण में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन से अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए संक्षारण जो है एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया होती है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 है, प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्वों का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र का मतलब हमारा इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं प्रकृति में, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी तत्व होती है। तो सबसे ज़्यादा इसमें होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78% होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन 11 है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं कांसा। ताम्र और टीने से मतलब तांबे और टीन को मिला के कांसा बनाया जाता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो देखिए अगर धातु की बात करें वो तो पारा होता है, लेकिन यहाँ पे अधातु की बात हो रही है, तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन से धातु, गन मेटल, सोल्डर या स्टील। तो देखिए सीसा और टीन की मिश्र धातु को बोलते हैं सोल्डर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। तो कार्बन का जो अपरूप एक हीरा होता है वो सबसे अत्यधिक कठोर होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन 15 है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो ये बनता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर को अगर वायु में हम जलाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 16 है, सिलिका क्या है। तो सिलिका एक प्रकार की उपधातु होती है। देखिए 3 प्रकार के तत्वों में डिवाइड किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो उपधातु वे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, और सिलिका एक प्रकार का उसी प्रकार का तत्व है। ठीक है, तो ये उपधातु में आता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 है, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है या धातु के किस गुणधर्म के कारण संभव हो पाता है। तो देखिए धातुओं को पतली सीट में कन्वर्ट करना, मतलब उसको पीट कर पतले चादर के रूप में बना देना, ये होता है आघात वर्ध्यता। ठीक है, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में मेलाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आघात वर्ध्यता एक गुण होती है, प्रॉपर्टी होती है धातुओं में, जिसके कारण उनको हम पतली सीट में, पतले चादर में कन्वर्ट कर पाते हैं पीट पीट कर, और वो टीयर ऑफ नहीं होते, मतलब कि टूटते फटते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन 18 है, जस्ता के अयस्क हैं।
मतलब जस्ता की गैस कौन कौन से ऑप्शन से सिनावर, सोडियम क्लोराइड, बॉक्साइट या जिंक ब्लेड। तो जिंक ब्लेड जो है जस्ता का अयस्क होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। तो ये कहलाता है अनिरोलॉजी। ठीक है, स्वप्नों का जो ड्रीम स्टडी होती है उसको बोलते हैं अनिरोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा विद्युत होती है। तो देखिए, शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्थित होती है, लेकिन वो फिर बाद में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है जब उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1969 ईस्वी में। सन 1969 में इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो ये थोड़ा सा अम्लीय होता है मानव मूत्र, और इसका पीएच मान होता है 6। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन या क्लोरीन। तो इसमें प्रयोग होता है क्लोरीन गैस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम गैस। हीलियम गैस का इस्तेमाल जो है वो किस में किया जाता है, अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देते हैं क्योंकि उसमें क्या होती है। तो देखिए, जो एसिडिक रेन होती है जिसको अम्ल वर्षा हम बोलते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये वनस्पतियों को नष्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन 26 है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो ये करती है ओजोन गैस। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में एक ओजोन लेयर होता है, ओजोन की परत होती है, उसमें बहुत सारे ओजोन गैस होते हैं, और वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को आप वहीं पे अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती है, जो कि काफ़ी हानिकारक भी होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो देखिए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो एथिलीन गैस होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एथिलीन। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण कर पाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, उच्चतम आयन ऊर्जा वाला तत्व है। ऑप्शन से लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम या हीलियम। तो सबसे ज़्यादा आयनिक ऊर्जा रखने वाला तत्व जो है वो है हीलियम। ठीक है, याद रखिएगा, हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसके पास सबसे ज़्यादा आयन ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। अगला क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा होता है। तो देखिए, अश्रु गैस का जो घटक होता है उसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, क्लोरोपिक्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय दुग्ध शोधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है करनाल में। ठीक है, जो दुग्ध शोध संस्थान जो है वो करनाल में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 है, दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है। ऑप्शन से पाश्चुरीकरण, किण्वन, उपापचयन या विघटन। तो देखिए, दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया होती है उसमें जो प्रक्रिया इस्तेमाल होती है वो होती है किण्वन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किण्वन। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, दूध का पाश्चराइजेशन किया जाता है। तो ये किया जाता है लगभग 30 मिनट के लिए और लगभग 60 से 65 डिग्री, मतलब 62 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, 62 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 है, पाश्चराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है। मतलब ऐसा ये किया क्यों जाता है, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो इससे दूध के जीवाणुओं को कम कर दिया जाता है, इससे दूध के खराब होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसकी वजह से हम दूध को थोड़ा ज़्यादा देर तक भी रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात की जाती है। तो इसको ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इससे इसका घनत्व पता किया जाता है। ठीक है, दूध का घनत्व अगर कम होगा तो ये समझ लीजिए कि उसमें थोड़ी पानी की मात्रा ज़्यादा है, और घनत्व अगर अधिक होगा तो उसमें पानी की मात्रा कम है। उस हिसाब से, उस बेसिस पे चेक किया जाता है कि दूध में पानी है कि नहीं। अगला क्वेश्चन 36 है, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होती है। ऑप्शन से कैल्शियम, फास्फोरस, कोबाल्ट या सोडियम। तो देखिए, सबसे कम मात्रा में कोबाल्ट होती है, लगभग ना के बराबर होती है दूध में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट।
अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो देखिए रेंडियर एक ऐसा जीव है जिसके दूध में वसा की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, मतलब फैट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ऑप्शन से केसिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन या इनमें से सभी। तो देखिए ये तीनों प्रोटीन जो है वो दूध में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 40 है, भारतीय गाय के दूध में पर्णपीतक यानी कि कैटरीन के कारण क्या बनता है? तो इसकी वजह से इनके दूध का रंग थोड़ा पीला हो जाता है। जो भारतीय गाय होती हैं उनके दूध का रंग थोड़ा पीला होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो होता है केसीन के कारण। केसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। तो दोस्तों ये था हमारा सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस का पार्ट नंबर 5 प्रैक्टिस सेट, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी प्रकार की आपकी राय हो, सुझाव हो या कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो भी चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं। जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो लेकर आएँ। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।